चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये सेक्शन 33 ना छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, छोटे मतलब ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रिलेट करती हैं, सबको नहीं करती है ना। सेक्शन 33 में जितने भी क्लॉज हैं सारे क्लॉज एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। ये बेसिकली रिबेट देते हैं, मतलब आप किसी स्पेशल नेचर के बिजनेस में हो और वहाँ पे आप कोई गवर्नमेंट के बताई हुई स्कीम में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वहाँ पे पैसा पार्क करके छोड़ते हो तो आपको अलाउंसेज मिल जाएंगे, रिबेट मिल जाएगी आपकी इनकम के अगेंस्ट, है ना। ये खर्चा होते हुए भी रिबेट की तरह काम करता है। आपके पास इस नेचर का बिजनेस होना चाहिए और एक स्पेसिफिक रेंज में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, उस अलाउंस उसके फंड में, गवर्नमेंट के बनाए हुए उन फंड में उस पैसे को ब्लॉक करके रखोगे तो वो आपकी इनकम में से रिबेट मिल जाएगी अगर आप उसकी कंडीशन पूरी करते हो तो पहले जैसे सेक्शन 33(1) क्या कह रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू शिप और मशीनरी। आप मान लीजिए शिपिंग बिजनेस करते हो तो आपने कोई नया शिप खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, लेकिन वो जो कैपिटल एसेट खरीदे हो दैट शुड नॉट बी द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, है ना। वो ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का अप्लायंस नहीं होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट का व्हीकल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिप हो या कोई और प्लांट एंड मशीनरी हो। जो मशीनरी है, क्योंकि व्हीकल भी कहाँ आता है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है ना, तो अलग से लिखा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं होना चाहिए। प्लस वो ऑफिस में यूज होने वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो वाली मशीनरी भी नहीं होनी चाहिए। उनके अलावा शिप खरीदा या उनके अलावा कोई और न्यू मशीनरी खरीदी और आपने उसे बिजनेस में यूज कर लिया, तो अगर उसने बिजनेस में यूज कर लिया तो उसके अगेंस्ट कितनी डिडक्शन मिलेगी। ऐसे लिखा है कि एज पर प्रोविजन, कहाँ लिखा है, जो लिमिट लिखी है, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है वो लिखा है सेक्शन 34 में। आपको सेक्शन 34 में दिए हुए प्रोविजन को फॉलो करना है और उसके हिसाब से आपको उसकी रिबेट मिल जाएगी, अलाउंसेज मिल जाएंगे, रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 33 में। अगर आप शिपिंग कंपनी में शिपिंग एक कंपनी चलाते हो या उसके लिए कोई और न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हो, तो अगर कितनी मिलनी चाहिए वो कह रहा है, इन सब चीज़ों पर अगर आप पैसा खर्च करते हो और आपने एसेट को पुट टू यूज करा है इन द प्रीवियस ईयर या इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल आपने खरीदी उसी साल पुट टू यूज कर लेना है। अगर उस साल नहीं करा तो उससे अगले साल में पुट टू यूज कर लोगे, तो अगले साल तो फिर पुट टू यूज की कहानी देखते भी नहीं है ना। हाँ, अभी 32 में पढ़ के हैं, जिस साल हमने खरीदा था उस साल ही तो हम देखते हैं 180 दिन से कम, 180 दिन से ज़्यादा, उसके बाद तो पुट टू यूज वाली कहानी नहीं है। इट इज़ डीम्ड इट हैज़ बीन पुट टू यूज, है ना। तो जिस साल आपने यूज खरीदा उस साल या उस प्रीवियस ईयर में जिस साल आपने पुट टू यूज में ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा, इन केस ऑफ शिप 40% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट देयर ऑफ। अगर आपने अभी तक हम कहाँ करके आए, शिप की डेप्रिसिएशन वहाँ क्या पढ़ के आए हैं, 20% पढ़ के आए हैं, 32 में लिखा हुआ है ना। अगर शिप पढ़ते हो तो शिप में 20% की रेट रहता है, लेकिन अगर आप ये सेक्शन 33 वाले स्पेशल बिजनेस में हो, इसमें फॉल करते हो, तो जो शिप की कॉस्ट है उसका 40% तक डेप्रिसिएशन ले सकते हो, है ना। ये स्पेशल स्कीम दी जाती है इस पर्टिकुलर बिजनेस को, 40% की डेप्रिसिएशन ले सकते हो और 35% ले सकते हो आप कब, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। लेकिन अगर मशीनरी आपने 1 अप्रैल 1970 से पहले यूज कर दी थी, अगर कोई मशीनरी आपने पुट टू यूज करी है ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1970, 1970 से पहले खरीदनी है, पहले पुट टू यूज कर लिया तो 35%, यानी कि 1970 के बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ रिबेट कम हो गया है, तो वो 25 हो जाएगा अगर एसेट आज की डेट में खरीदते हो। आज की डेट में खरीदने का मतलब 1 अप्रैल 70 के बाद खरीद रहे हो, 31 मार्च 70 उसके बाद खरीद रहे हो, तो अगर उसके बाद कभी खरीदा तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो रिबेट मिलनी है आपको शिप की कॉस्ट में 25% मिलेगी, ठीक है। ये सारे बिजनेस ऐसे ही हैं 33 वाले। अब देखो ये कितने बढ़िया चीज़ है। सेक्शन 33(b) क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, देखो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने में कभी बार ऐसा भी होता है। अगर सेक्शन 33(b) क्या कह रहा है, आपने कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाई थी, आपने कोई फैक्ट्री लगाई थी, बिल्डिंग, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे थे, अब ड्यू टू एनिमी एक्टिविटी, एनिमी अटैक, ड्यू टू फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, आपकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, आपकी प्लांट एंड मशीनरी सारी डिस्ट्रॉय होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला था आप उसको, अगर उस फैक्ट्री को रिहेबिलिट कर दो, दोबारा रीस्टोर कर दो, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर का टाइम था, 3 साल के अंदर अगर दोबारा से चला लोगे तो हम आपको नई कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे भी उस पर दोबारा अबेटमेंट दे देंगे, दोबारा से रिबेट दे देंगे। लेकिन क्या कहानी हुई कि प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1985 एंड सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 1985 के बाद का ये क्लॉज खत्म हो चुका है। आज की डेट में 33(b) एप्लीकेबल नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सेक्शन पढ़ रहे होते, बाद में नीचे जाके लिखाता है ये क्लॉज खत्म हो गया है। तो ये भी ध्यान रखना एक्ट पढ़ते टाइम कि कोई क्लॉज खत्म तो नहीं हो गया है।
तो ये मैंने जानबूझ के लिए आपके लिए क्या है, मैंने तो यहीं रख दिया इनकम टैक्स समझा जाकर, तो बिल्कुल लास्ट में जब 33B खत्म हो जाता है, लास्ट में आ रहा है कि ये 1 अप्रैल 1985 के बाद से खत्म हो चुका है। यानी कि आज की डेट में कुछ होगा तो किसी को रिहेबिलिटेशन का, रीस्ट्रक्चरिंग का कोई अबेटमेंट अलग से 33B में नहीं मिलती है, नॉर्मल प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। तो 34 क्या कहता है कि 33 के अंदर जो खर्चिप और स्पेशल कैटेगरी के बिजनेस हैं उनमें अबेटमेंट कैसे लेनी है वो बताया गया 34 के अंदर जाके, है ना। अब 33 हो गया। 33 में देखो एक बार वैसे नजर मार लेते हैं 33 में क्या क्या बिजनेस है। डेवलपमेंट अलाउंसेज मिलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांटिंग, अगर आप टी प्लांटेशन का काम करते हो, टी बुशेज और ऑन एनी लैंड इन इंडिया ओन्ड बाय द एसएससी, है ना। इंडिया में आपको टी प्लांटेशन का बिजनेस करना है तो आपको डेवलपमेंट अलाउंस की छूट मिलेगी, लेकिन वहाँ पे सर्टेन पीरियड तक आपको अपने प्रॉफिट के हिस्से को छोड़ना पड़ता है। छूट मिलने का मतलब है आपसे टैक्स नहीं मांगेगी सरकार। तो जो गवर्नमेंट ने एक उसमें डेवलपमेंट अलाउंस बनने के लिए एक फंड बनाया है, आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वहाँ छोड़ना पड़ेगा, तब वो टैक्स से बचेगा, है ना। ये खर्चा नहीं है, ये आपकी इनकम पे टैक्स बचाने का तरीका है, लीगल तरीका। डेवलपमेंट अलाउंस बनाए हुए हैं, टी डेवलपमेंट अलाउंस, टी डेवलपमेंट अकाउंट में, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट में, रबर डेवलपमेंट अकाउंट में, इन अकाउंटों में अगर आप टी रबर और कॉफ़ी के बिजनेस में हो, ये बेसिकली क्या होता है, टी रबर कॉफ़ी, है ना, बिजनेस आते हैं आपके। दो तरह की एक्टिविटी है, एक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी आती है, दूसरा कमर्शियल एक्टिविटी भी आती है। तो दोनों तरह के तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, आप जानते हो, है ना। जब तक आपके पास पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल नहीं लग रहा तब तक तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, वो बात तो ठीक है। पार्शियल इंटीग्रेशन रूल लगने के बाद भी टेक्निकली, मतलब वो किताबों की भाषा में बोलूंगा तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट ही है। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है किताबों की भाषा में। अगर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया तो उसका नुकसान हमने देखा था कि नॉर्मल इनकम पे भी टैक्स का रेट ऊपर बढ़ जाता है। आपकी नॉर्मल जो बिजनेस इनकम है उस पर भी टैक्स रेट हायर लग जाएगा अगर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया। तो वैसे पार्शियल इंटीग्रेशन कंपनीज के ऊपर लगता नहीं, वो इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर लगता है। इंडिविजुअल के लगेगा, एचयूएफ पे लगेगा, कंपनीज पे लगेगा नहीं। तो अगर आप टी रबर प्लांटेशन के बिजनेस में हो तो इसमें बिजनेस इनकम भी आती है और वो भी आती है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है। तो बिजनेस इनकम बिजनेस की इनकम के हिसाब से टैक्सेबल होगी, एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर के हिसाब से एग्जम्प्ट हो जाएगी कंपनीज के हाथ में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है उस पर तो टैक्स नहीं लिया सरकार ने। अब टी रबर प्लांटेशन के बिजनेस वाले, कॉफ़ी वाले कहते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं होता इतने कि रातों रात प्रॉफिट कमा लिया हमने, तो हमें प्रॉफिट में से टैक्स मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप इस पैसे को इन डेवलपमेंट फंडों में जमा कर दो, सर्टेन पीरियड के लिए लॉक इन छोड़ दो, तो हम आपको टैक्स नहीं लेंगे। तो यानी कि एग्रीकल्चर इनकम तो बाय डिफॉल्ट एग्जम्प्ट है। जो बिजनेस इनकम है अगर उसका कुछ पैसा इन सर्टेन फंड्स में आप जमा करते हो तो आपके लिए एग्जम्प्ट टैक्स में छूट मिल जाएगी, अब रिबेट मिल जाएगी आपको, है ना। सेक्शन 33 इस 3-4 तरह के स्पेशल बिजनेस की बात कर रहा है। पहले वाला सिप की बात कर रहा था, 33A कह रहा है आपको प्लांट और टी प्लांटेशन के बिजनेस में होना है। 33AB कह रहा है टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट और रबर डेवलपमेंट अकाउंट में पैसे जमा कराने पड़ेंगे। 33AB कह रहा है साइट रिस्टोरेशन। साइट रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कहीं पे ऑयल रिफाइनरी सर्च करने के लिए कहीं पे एक्सप्लोरेशन करा, एग्जीबिशन करा, अब वहाँ पे कुछ नहीं निकला, 3 साल 4 साल आप माइनिंग करते रहे कि यहाँ ये निकलेगा ये निकलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद या निकल गया, तो निकलने के बाद एक टाइम ऐसा होगा ना साइट खाली हो जाएगी, वहाँ से कुछ नया मिनरल निकलना बंद हो जाएगा, तो वो साइट आप खुली छोड़ के नहीं जाओगे, उस साइट को वापस रिस्टोर करके जाओगे, प्लेन करके जाओगे, है ना। वो गड्ढे भर के साइट को नॉर्मलाइज करके, साइट में दोबारा कोल पैदा तुम नहीं कर सकते, वो बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ इतने बड़े गड्ढे खाई छोड़ के जाओगे, तुमने उससे पैसा यूज करा है, पैसा कमाया, तो साइट रिस्टोरेशन फंड में पैसा जमा करो, ताकि उस पैसे को आप लास्ट में जब साइट छूट जाए, चाहे वहाँ से मिनरल निकला या नहीं निकला, तो अब आपको साइट को रिस्टोर करके जाना पड़ेगा, प्लेन करके जाना पड़ेगा, ताकि वो किसी और काम आ सके। तो साइट रिस्टोरेशन फंड में अगर आप पैसा जमा करा तो भी आपकी इनकम में कुछ रिबेट मिल जाएगी टैक्स में आपको। रिजर्व फॉर शिपिंग बिजनेस और रिहेबिलिटेशन अलाउंस 33B, ये अब आज की डेट में काम करता नहीं, अभी हम पढ़ के आ गए, है ना। 1 अप्रैल 1985 से 33B तो बंद हो गया, अब इसकी यूटिलिटी नहीं है। तो अब कितना टाइम हो गया, बस ये करेंगे अगली बार में, एक बार पढ़ लेते हैं, बस खाली नजर मार लेते हैं, इसे करेंगे अगली बार में। सेक्शन 35 अभी एक्टिव है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 35 कहता है अगर आप इन स्पेसिफिक बिजनेसों में काम करते हो तो हम आपको स्पेशल डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे, आपको एक्सेलरेटेड छूट दे देंगे, आपकी कैपिटल एसेट पे खर्चे कुछ ज़्यादा बढ़ा के दे देंगे। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के, सेक्शन 35 कहता है आप साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस में हो, आप किसी तरह की रिसर्च करते हो, उसके लिए आपको कैपिटल एसेट लेनी पड़ेगी, तो कैपिटल एसेट में जितना भी खर्चा करोगे 100% डेप्रिसिएशन अलाउड होगा उसी साल में जिस साल में आपने परचेज करा है ना। अभी हम जब सेक्शन 32 पढ़ रहे थे वहाँ लिखा था कि कोई भी डेप्रिसिएशन का रेट 35% से 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता, याद है 32 की पीपीटी में पढ़ा गया था कि किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन का रेट 40% से ज़्यादा
नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे सेक्शन लिखा था, कौन लिखा था? जो अपने रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स यूज कर रखा, जिन्होंने स्पेशल प्रोविजन के टैक्स ले रखे हैं, जो 22% से अपनी इनकम को टैक्सेबल कराते हैं। 115B A वाले थे, वो नॉर्मल लोग नहीं थे। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में हो और आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। उसी कैपिटल एसेट का खर्चा उसी साल क्लेम P&L में डेबिट कर सकते हो जिस साल में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो करा है, पैसा डाला है। सेम यही है, कॉपीराइट एक्विजिशन ऑफ पेटेंट कॉपीराइट वाला करा 35AB एक्सपेंडिचर और नो हाउ भी वही होता है, किसी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला अगर किसी के पास है ना, नो हाउ। एक्सपेंडिचर एंड राइट टू यूज स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम, जो आप मान लीजिए क्या होता है कि जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम की पैसा देते हैं, फीस देते हैं। स्पेक्ट्रम लाइसेंस मिलता है इनको 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 25 साल के लिए। तो जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस की फीस दी है इन्होंने आज, तो वो आज दे दी है, लेकिन उसका अपॉर्चमेंट खर्चे में कैसे जाएगा? पूरे 20 साल बटेगा। आज फीस दे दी पूरे 20 साल के लिए, तो आज ही खर्चा नहीं होगा। इस स्पेक्ट्रम से पैसा कितने साल कमाएंगे वो? 20 साल, तो 20 ही साल होगा। मान लीजिए आज पैसा दे दिया, बिजनेस शुरू कर रहे हैं 2 साल बाद, तो जिस साल शुरू करेंगे उस साल से अब 18 साल मिलेगा। 2 साल तो आप खत्म करेंगे जो है ना, हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की तरह हो गया, जिसे कैपिटलाइज करके आप अमोर्टाइज करते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइफ, उस पीरियड की उसकी लाइफ के लिए। तो टेक्निकल लाइसेंस अगर हाँ जी सर, ये रिपेट है क्या सारी मतलब? देखो, हाँ, आपको एडिशनल खर्चे क्लेम कर, आपको खर्चा एक बार में क्लेम करने की परमिशन दे रहा है। और स्पेशल नेचर के बिजनेस हैं जिनमें हर इक्का दुक्का आदमी नहीं घुस सकता, इसमें कोई बड़ी कैपिटल लगाने वाला आदमी घुसेगा। आप देखो ना, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, कोई छोटा घराना, कोई छोटा मोटा बिजनेस हाउस की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है कि नंबर बांट सकें, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर भी लगानी है, गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस भी देनी है, सब काम करना है। गवर्नमेंट कौन सा स्पेक्ट्रम लाइसेंस सस्ते में दे देती है ना? कई हजारों करोड़ में स्पेक्ट्रम लाइसेंस। वोडाफोन के ऊपर जो केस चल रहा है वो चल क्या रहा है? वो स्पेक्ट्रम की फीस ही तो नहीं दे पा रहा। वही तो वोडाफोन का केस चल रहा है, जो वो गवर्नमेंट कह रही है उससे फीस लेनी है, और गवर्नमेंट उसे बीच बार रिलैक्सेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर वोडाफोन भी मार्केट से चला गया, बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर तो जा ही चुके, तो रिलायंस और इसकी वो क्या नाम कहते हैं, एयरटेल की आपकी मोनोपोली हो जाएगी ना। ये आपस में टाई अप कर लेंगे और जो रेट मार्केट में देना पड़ेगा वही देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जानबूझ के कंपटीशन को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए वोडाफोन को बार बार रिलैक्सेशन मिल रहा है कि स्पेक्ट्रम फीस पे कर दो, उन्हें टाइम मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो वोडाफोन भी कब का चला गया था, जैसे सब चले गए। वोडाफोन के ऊपर वोडाफोन से एक बार सरकार केस हारी थी, वो दूसरी कहानी थी, लेकिन ये वाला वो तो कैपिटल गेन में बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है स्पेक्ट्रम लाइसेंस की फीस के चक्कर में सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है ना, कि सरकार स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने के लाइसेंस की फीस जो देनी है उसी के ऊपर ड्यूज चले आ रहे हैं, बार बार वो टाइम दे जा रही है, अब दे दो। थोड़े बहुत कुछ पेमेंट शायद अभी वोडाफोन ने करी भी है सरकार को। तो लेकिन टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में हो तो जो स्पेक्ट्रम देने के लिए पैसा लेते हो, तो उसकी जो लाइसेंस फीस होती है, स्पेक्ट्रम की फीस होती है, उसकी ओवर द लाइफ यूज वो खर्चा मिलता है, एक ही बार में नहीं मिलता। पेमेंट आपको हो सकता है एक बार में करनी पड़े, लेकिन उसका एक्सपेंस आप ओवर द लाइफ यूज करोगे। 35 एक्सपेंडिचर और एलिजिबल प्रोजेक्ट स्कीम, 35 AD डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन स्पेसिफाइड बिजनेस। ये 35 AD इंटरेस्टिंग है। 14 तरह के बिजनेस हैं इसके अंदर। अगर आप इन 14 तरह के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो तो आपको आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन एक ही बार में मिल जाएगा। बट इट इज ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो नॉर्मल 32 का डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो, आप चाहो तो 35 AD का पूरा डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो। इस 35 AD के अंदर बिजनेस हैं कोल्ड स्टोरेज चेन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्टोरेज बनाना, हनी बी को प्रोडक्ट उसका पालन करना, हनी बी से आप वैक्स बनाओ, शहद बनाओ, उसका हो गया बिजनेस। 2 स्टार एंड अबो होटल बनाना, 100 बेड एंड अबो हॉस्पिटल बनाना। सेमीकंडक्टर के बिजनेस में क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाना फॉर मिनरल ऑयल के लिए, स्लरी पाइपलाइन बिछाना, और आप पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइन बिछा रहे हो। ऐसी बिजनेस है, इसमें 14 तरह के बिजनेस। अगर आप इन किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, स्लम रीडेवलपमेंट में काम करना, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बिजनेस में काम हाथ डालना, इन सारे बिजनेस में अगर आप हो तो 35 AD के अंदर आप पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन उसी साल में ले सकते हो जिस साल में आपने इनके लिए कैपिटल एसेट खरीदी हैं। लेकिन इट इज़ ऑलवेज ऑप्शनल, और ये आपको पहले साल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आप 35 AD में एडिशनल एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन ले रहे हो या नॉर्मल में जा रहे हो। अगर आप पहले साल नॉर्मल में चले गए, फिर अगले साल 35 AD में नहीं जा सकते, फिर वहीं रहोगे आप। फिर अगले साल उन्हीं के लिए जाओगे जो अगले साल एसेट खरीदी हैं। मान लीजिए आपने हॉस्पिटल खोला, 100 बेड एंड अबो का हॉस्पिटल खोला, तो उसके लिए बहुत सारी मशीनें आई, कुछ MRI मशीनें, एक्सरे मशीनें आज के साल में खरीद ली, और आज के साल में आपने डिसाइड करा कि हम नॉर्मल 32 का डेप्रिसिएशन लेंगे, है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे हैं।
तो इस साल तो जो मशीनें आपने इस साल कैपिटल एसेट में पैसा खर्च करा उस पर तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन अगले साल कुछ और मशीनें खरीदी, कुछ और इक्विपमेंट खरीदे और आपने कहा कि उस पर 35-80 का डेप्रिसिएशन तो ले सकते हो उस साल में, है ना। तो एसेट वाइज लेना पड़ेगा। अगर इस साल आपने 35-80 का डेप्रिसिएशन लेने से मना कर दिया तो उन एसेट पे अगले साल 35-80 में नहीं जा सकते, उन पे तो 32 का लेना पड़ेगा। क्या 32 का डेप्रिसिएशन लेना ऑप्शनल है? चाहे मैं किसी भी बिजनेस में हूँ, क्या 32 का डेप्रिसिएशन लेना ना लेना मेरी मर्जी के ऊपर है क्या? 32 का डेप्रिसिएशन ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग इट इज अज्यूम्ड यू हैव अवेल्ड, है ना। अगर आप उसे अवेल नहीं कर रहे हो डेप्रिसिएशन का खर्चा, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड यू हैव अवेल्ड। तो अगले साल तो आपको डेप्रिसिएशन WDV पे ही मिलेगा, चाहे पिछले साल आपने लिया था या नहीं लिया था। तो आप 2 साल का डेप्रिसिएशन एक साथ नहीं ले सकते हो। एक्सपोर्ट मार्केट अलाउंस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अलाउंस, रूरल डेवलपमेंट अलाउंस, अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को बनाने के लिए किए जाते हैं या कंपनी की एक्सपेंशन के लिए कुछ बिजनेस खर्चे किए जाते हैं। तो 35D में उन्हें 1/5 की तरह से मिलता है, 1/5 पैसा मिलता है। अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ खर्चे करे हैं, कोई लीगल फीस पे करी है, मेमोरेंडम वगैरह छपवाने में पैसे करे हैं, IPO को लाने में कुछ पैसे खर्च करे हैं, अंडर राइटिंग वगैरह में, तो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं और वो 5 साल में जाके अमोर्टाइज कर सकते हो आप, एक साथ नहीं मिलते हैं। कंपनी का बिजनेस शुरू होने के बाद 5 साल में 35D के खर्चे 5 साल में मिलते हैं। 35D वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब है कि गवर्नमेंट ने आज से बहुत साल पहले जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था उसके डिपार्टमेंट का, तो गवर्नमेंट को पता था मेरे पास बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मतलब उनके लिए मेरे पास प्रोडक्टिव काम नहीं बचेगा। मेरे पेरोल में आएंगे, सुबह सिग्नेचर करेंगे, शाम को सिग्नेचर करके वापस निकल जाएंगे, लेकिन उनके पास कराने के लिए काम बचेगा नहीं। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे VRS लेके आई थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसे गोल्डन हैंडशेक स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम का मतलब था कि आप आज रिटायर ले लो अपनी मर्जी से, हम नहीं निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रही थी हम नहीं निकाल रहे हैं किसी को, जिसका मन कर रहा है आज निकाल जाओ, छोड़ जाओ। हम क्या देंगे आपको, बचे हुए पीरियड की सैलरी भी दे देंगे, आपके और एमोल्यूमेंट भी देंगे। उसका कैलकुलेशन का एक तरीका था, तो हम आपको सारे बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट अपने लिए लाई थी, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता था कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं इसका मिसयूज ना करने लोग हैं कि 4 लोगों को निकाल के एक ही आदमी से 4 का काम कराना शुरू कर दें। प्राइवेट में तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने उस पर 35DDA में जाके उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर आप VRS में किसी को निकालते हो तो जो भी उसे कंपनसेशन दोगे, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, आपको कंपनसेशन तो आज ही देना है, लेकिन उसका खर्चा अगले 5 सालों में क्लेम कर पाओगे। अब यानी कि अगर आपको किसी को 50 लाख रुपए देने हैं और 50 लाख रुपए खर्चा 5 साल में जाके क्लेम करोगे, तो आप किसी को जबरदस्ती निकालोगे VRS के अंदर? अब आप किसी को जबरदस्ती निकालोगे नहीं, क्योंकि 50 लाख तो आपकी जेब से आज ही आउटफ्लो हो गया ना। तो आप VRS का खर्चा आप 5 साल में क्लेम कर सकते हो, एक बार में नहीं ले सकते अगर VRS में किसी को निकाला है तो। हालांकि VRS में वॉलंटरी शब्द है, फोर्सफुली नहीं निकाल सकते हो। तो अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि हाँ अब मेरा सब कुछ सेटल्ड है और मैं रिजाइन कर लेता हूँ, तो रिजाइन करके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वो VRS स्कीम के अंदर चूज करेगा या एम्प्लॉयर उसे VRS स्कीम के अंदर निकालेगा, तो उसका जो भी खर्चा वो देगा 5 साल में क्लेम कर पाएगा, एक बार में नहीं दे पाएगा। डिडक्शन इन एक्सपेंडिचर फॉर नो प्रोस्पेक्टिंग ऑन प्रोस्पेक्टिंग एटसेट्रा सर्टेन मिनरल। कोई मिनरल वगैरह की खुदाई वगैरह में कुछ काम करते हो तो उसके अगेंस्ट कुछ खर्चा मिलता है। ये 35 में स्पेशल नेचर के बिजनेस है, सारी स्पेशल एक्टिविटी हैं जिनके ऊपर खर्चे भी की क्लेम एग्जम्पशन या क्लेम करने का तरीका भी एक अलग तरीका है, नॉर्मल नहीं है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। कर दें क्लोज सेक्शन 35 के बाद। अब इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लासों में, है ना।